हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो फाइनली अब 10th फिनिश हो चुकी है और हम लोगों ने साइंस को ऑप्ट किया है अपनी आगे की जर्नी के लिए। बट इस जर्नी को शुरू करने से पहले, एक रेस में उतरने से पहले, जो कि आपका जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के एग्जाम होने वाले हैं, उस रेस में उतरने से पहले हमको कुछ चीजों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है द राइट ऑर्डर। अब ये राइट ऑर्डर हमारी पढ़ाई को एक सही दिशा देगा, उसको सही मायने देगा और हमें साइंस क्यों पढ़नी है उस चीज के लिए एक इंटरनल मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये राइट ऑर्डर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, ये राइट ऑर्डर बेसिकली है क्या। अब हम लोग ले चुके हैं, या तो हमने पीसीएम लिया होगा या पीसीबी लिया होगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूं कि इवन अगर आप पीसीबी ले रहे हो तो पीसीबी के जगह पीसीएमबी लेना ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों रहेगा वो थोड़ी देर में आप लोग समझ जाओगे। लेकिन बात हम यहां पर साइंस और मैथमेटिक्स की करेंगे और उसकी राइट जर्नी की करेंगे। अब वो जर्नी क्या है कि अगर हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है। और वो रीजन क्या होता है? हमारे जो आम समाज का रीजन है वो रीजन है कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना। लेकिन उस बड़े आदमी बन के हमें क्या करना है, वो रीजन हमारे पास कंप्लीटली मिसिंग होता है। हम लोग एक सेटल्ड लाइफ के लिए पढ़ते हैं, बजाय इसके कि हम ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करें, हम इसके लिए पढ़ें। जबकि पढ़ाई के अंदर, साइंस मैथमेटिक्स के अंदर, या इवन कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, मैं सिंपली कहूं तो पढ़ाई के इस द्वारा आपके अंदर वो पोटेंशियल डाला जा सकता है, या आप अपने अंदर वो पोटेंशियल डेवलप कर सकते हो, जिसके जरिए सिर्फ आप अपनी लाइफ ना काटो बल्कि आप पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर सकते हो। अब गलतियां कहां होती हैं? गलतियां होती हैं ट्रेडिशन में। हम जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उसको सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जब सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो भी हम आंखें बंद कर लेते हैं और ये नहीं सोचते कि जब मेजॉरिटी इस चीज को फॉलो कर रहा है तो ये मेजॉरिटी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे गलती कहां पर हो रही है, जिसकी वजह से हम उस ट्रेडिशन को इवॉल्व करें, हम उस चीज को चेंज करें और लाइफ में आगे बढ़े, पूरी की पूरी कम्युनिटी या कि फिर पूरा का पूरा नेशन ग्रो करना स्टार्ट करे। हम ये चीजें देखते नहीं हैं। अब हमने साइंस ले लिया, अब मैं साइंस का एग्जांपल लूंगा। तो हमने साइंस ले ली है, अब हम लोग एक अंधे बच्चों की तरह बस आंख बंद करके एक रेस में उतरने वाले हैं। और वो रेस क्या होने वाली है? एडमिशंस की रेस। अब इस रेस में उतरने की वजह से हम लोगों की जो डिमांड क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो डिमांड क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है टिप्स एंड ट्रिक्स की। बस कैसे भी एडमिशन मिल जाए, हम ये नहीं सोचेंगे कि यार हमारा करियर या फिर हमारी जो नॉलेज है वो हम पर डिपेंड करती है। हम इस फियर में जीना स्टार्ट करेंगे कि हमें नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आईआईटी से मिल सकती है, अगर आईआईटी नहीं तो एनआईटी, उसके बाद तो फिर हम क्या ही पूछें, जो मिला वो ठीक है। हम इस तरह की धारणाएं बनाते हैं। हम अपने पोटेंशियल को ग्रो करने की बजाय आईआईटी के पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्लेमर ये है, आईआईटी बुरे इंस्टीट्यूशन नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं बस बात बताना चाह रहा हूं राइट डायरेक्शन की। और वो राइट डायरेक्शन ये है कि हमें साइंस पढ़नी है। अब साइंस पढ़ने का एक सही तरीका है, और वो तरीका क्या है? साइंस क्या है? नेचर से बात करके हम जब नेचर के लॉस को समझते हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये जब जान लेते हैं, इसको हम लोग साइंस कहते हैं। अब नेचर से बात कैसे करते हैं हम लोग? उसके लिए हमने नेचर से बात करने की भाषा को कई सौ, हजारों, मतलब हजारों हजार साल पहले ढूंढा था, जिसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नेचर से बात करने की भाषा है। तो साइंस है नेचर के लॉज को डिस्कवर करना, उससे बात करके। बात कैसे करोगे? मैथमेटिक्स के जरिए करोगे। और जब आप कोई लॉ को ढूंढ लेते हो तो उससे आप ऐसी चीज डेवलप करते हो, इस बात को ध्यान से समझना, आप ऐसी चीज डिस्कवर करते हो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। उसी प्रक्रिया को हम लोग प्रौद्योगिकी या फिर इंजीनियरिंग कहते हैं। और उस इंजीनियरिंग से बनी हुई चीज को जब पूरा समाज यूज करना स्टार्ट करता है तो वो पहले वाले स्तर से इवॉल्व होकर एक अपर स्तर पर आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज करके सोसाइटी इवॉल्व हो गई, अब वो बेटर वे में ऑपरेट करने लगी है। एग्जाम्पल बहुत ही सरल सा है, आपके माइंड में भी आ गया होगा। हमने देखा कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज के जरिए, रेडियो वेव्स के जरिए आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। ये जो खोज है इसको विज्ञान कहते हैं। अब इसके पीछे मैथमेटिक्स का क्या रोल है? मैथमेटिक्स का ये रोल है कि जो एंटीना बनता है, वो एंटीना जब रेडियो वेव आ रही है तो कितनी फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए आपको ऑब्वियसली मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव आने पे कितने अमाउंट का करंट उसमें बनता है, और उतने अमाउंट के करंट को हमें कितना एम्पलीफाई करना पड़ेगा ताकि वो हियरेबल, सुनने वाली रेंज में आ जाए। तो यहां पर जो कैलकुलेशन लगेगी या वेव
वेव से जो आपको बात करनी है, एंटीना से जो बात करनी है, एम्पलीफिकेशन से जो बात करनी है, वो आप कैसे करोगे? मैथमेटिक्स के जरिए करोगे। अब जब इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है, मैथमेटिकली उसके फॉर्मूलाज बनाए जा चुके हैं, तो हमें उस फ्रीक्वेंसी की वेव को प्रोड्यूस करने का एक डिवाइस बनाना है और उस फ्रीक्वेंसी की वेव को रिसीव करने के लिए एक डिवाइस बनाना है। और इस प्रक्रिया को जब हम इस चीज को पहली बार बना रहे थे, इसको हम लोग इंजीनियरिंग कहते हैं। और इस इंजीनियरिंग से आविष्कार होता है, इन्वेंशन होता है मोबाइल का। और अब उस मोबाइल को पूरी दुनिया यूज कर रही है। तो पूरी दुनिया बिफोर मोबाइल और आफ्टर मोबाइल में कितना फर्क आ गया है, और अब ये मोबाइल बन चुका है हमारे लिए टेक्नोलॉजी। एज सिंपल एज दैट। ये है साइंस। साइंस के जरिए आप वो पोटेंशियल हासिल कर सकते हो जिससे आप ह्यूमैनिटी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन हम गलती क्या कर बैठते हैं पता है? हम गलती ये कर बैठते हैं कि साइंस के पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन हमको सिर्फ लाइफ काटने के लिए एक जॉब चाहिए। हम इस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। मोटिवेशन गलत है। मोटिवेशन, और ये आपकी गलती नहीं है। इसमें गलती कहां होती है? गलती होती है द राइट ऑर्डर की। हम सही ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। साइंस पढ़ना, मैथमेटिक्स पढ़ना हर बच्चे को पसंद होता है, लेकिन वो पसंद नापसंद में इसलिए तब्दील होती है क्योंकि हम करेक्ट ऑर्डर को और करेक्ट पाथ को, द राइट वे को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। हम 11th में फुल एंथुजियाज्म के साथ आए, ठीक है। अब 11th में आपके साथ क्या होने वाला है वो मैं बताता हूं। आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपके लिए स्टार्टिंग के ही पहले चैप्टर के बाद ही आपके लिए आ जाएगा, प्री रिक्विसाइट आ जाएगा कैलकुलस, ठीक है। साधारण भाषा में बात करें, कैलकुलस की नीड पढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही कैलकुलस आएगा तो कैलकुलस आपकी जो सिलेबस है, जो सिलेबस अगर हम फॉलो करें तो उसके हिसाब से वो 12th में आएगी। अब अगर वो 12th में आएगी तो 11th में जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमको कहा जाएगा फॉलो द फॉर्मूलाज, दैट्स इट। अगर ये दिखता है तो इसका रिजल्ट ये होगा, याद कर लो। साइंस याद करने वाली चीज नहीं है। अगर कैलकुलस के उस फॉर्मूले से ये आता है तो उसके पीछे का कोई रीजन है, वो रीजन ही हमें पता नहीं है। और कैलकुलस को हम मैकेनिक्स के अंदर यूज करेंगे तो क्या हम मैकेनिक्स को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो यहां पर शुरुआत आपकी मैथमेटिक्स से होनी चाहिए। और फिजिक्स के अंदर जिस मैथमेटिक्स का आप यूज करोगे वो मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। चलो मान लो क्वेश्चंस नहीं करे, वो 12th में ही करें, लेकिन उसकी प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। और नॉलेज लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। नॉलेज लेना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि फिजिक्स जब मैं पढ़ रहा हूं 11th की तो वो मुझे समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि उसको समझने की मैथमेटिक्स मैंने नहीं समझी है। अगर वो मैथमेटिक्स मुझे पता है तो मेरे लिए फिजिक्स आसान हो जाती है। और मैथमेटिक्स का भी इसी हिसाब से एक राइट ऑर्डर बन जाता है कि भाई ये पढ़ने से पहले ये आना चाहिए। वो राइट ऑर्डर हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे सबसे प्यारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री को तो हम लोग एक डिफरेंट डोमेन ही कंसिडर करना स्टार्ट कर देते हैं पूरी 11th के अंदर। क्यों होगा ऐसा? हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जब इसको पढ़ रहे होंगे तो मोलैरिटी मोलैलिटी यहां तक हमारा काम चल जाता है। लेकिन जैसे एवोगैड्रो नंबर आता है, यहां पर ये सारी चीजें 200 साल की जर्नी की है, बट हमारे लिए वो एक पैराग्राफ में खत्म हो जाता है, ठीक है। अब वो नंबर कैसे आया ये हमें नहीं पता चलेगा। एक कार्बन 12 एटम को हमने स्टैंडर्ड क्यों लिया ये हमें पता नहीं होगा, बस हमने लिया। हम यहां पर गलती क्या कर रहे हैं? अधूरा इंफॉर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। और ये शुरुआत है, जस्ट ये तो बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं मैं। अब कार्बन 12 का मास कैसे नापा गया? जस्ट एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से नापा गया। क्यूरियोसिटी जागेगी, बच्चों के मन में जागती है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे यूज होती है, बट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बहुत एडवांस मशीन है, यू विल स्टडी इन हायर क्लास बोल के यहां से निपटा दिया जाएगा, जिसके जरिए हम मास को मेजर कर सकते हैं। अब चलो, बच्चा क्यूरियस है, उसने सोचा कि मैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं। अभी वो 11th ग्रेड में है और वो जैसे ही उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा उसको समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? क्योंकि उसके लिए आपको 12th की फिजिक्स समझनी होगी। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि 12th की फिजिक्स से आपकी 11th की केमिस्ट्री जुड़ी हुई है। और जब आप चैप्टर 2 पढ़ रहे होगे तो चैप्टर 2 के अंदर जो क्वांटम नंबर्स हैं वो हम एक ट्रिक बना लेंगे कि इसको याद करने का ये तरीका है, और अगर ऐसा ऐसा है तो इसके लिए ये सिचुएशन हम लोग एज अ ट्रिक उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन रीजंस हमें नहीं पता होंगे। और साइंस विदाउट रीजन इज नथिंग। आपका पता होना ना होना क्या फर्क पड़ता है, हमें समझ नहीं आएगा। और वो हमारे लिए फिजिक्स के 12th की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलते हैं, केमिस्ट्री की, जिसके लिए हमें समझना होगा कि एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है। ये नहीं समझ आता है, इसीलिए हम कहते हैं इन द सिस्टम प्लस लेना, ऑन द सिस्टम माइनस लेना। ये याद कर लो, प्लस माइनस याद करने वाली चीज है नहीं, उसके पीछे कोई रीजन है, वो रीजन हमें पता नहीं है। तो अब एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ पर्सन एक बार सोच के देखो, विदाउट रीजन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, विदाउट रीजन हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स नहीं पता है। क्यों नहीं, और क्यों है ये विदाउट रीजन? क्योंकि मैथमेटिक्स तो नेचर से बात करने की भाषा है। हमारा मैथमेटिक्स का ऑर्डर जो है
ठीक है, वो यहाँ पर उसकी उसकी नॉलेज का ना होना हमारे लिए फिजिक्स को और केमिस्ट्री को एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक मैगजीन की तरह बना देता है, जहां हम इंटरेस्ट होते हुए भी इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इंटरेस्ट है, हम जानना चाहते हैं, लेकिन हमें भर भर के स्ट्रेस मिल रहा है। जो चीज 2 + 2 = 4 जितनी आसान है, वो मुझे यहाँ पर e⁻ln 9.83746 के बराबर इसको सॉल्व करने जैसी मुश्किल लगनी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ऑर्डर का सही ना होना। 11th 12th पर डिपेंडेंट है, 12th 11th पर डिपेंडेंट है। तो ये जो खिचड़ी बनी है, हम इसको सही कर सकते हैं, और उसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। और सिंपल सा तरीका ये है, क्रिएट द डिमांड। डिमांड क्रिएट करो कि अगर फिजिक्स पढ़नी है तो ये स्टूडेंट्स को डिमांड क्रिएट करना होगा, क्योंकि डिमांड से ही सप्लाई जुड़ी होती है। ठीक है, आपकी डिमांड एक एग्जाम के लिए है, आपकी डिमांड नॉलेज के लिए नहीं हो रही है, और इसमें गलती आपकी नहीं है, लेकिन इन दी एंड लॉस तो आप ही का है ना, क्योंकि एनवायरमेंट स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है हमारा कि हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम नॉलेज के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। और फैक्ट बड़ा सिंपल है, नॉलेज है तो कोई सा एग्जाम दे दो भाई, निकल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें अपनी डिमांड क्रिएट करना नहीं आता है। दैट इज वाई ऑर्डर गलत है, और उस ऑर्डर को सही करने की हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब अगर मान लो मैथमेटिक्स सही से समझ आती है, तो फिजिक्स समझ आनी स्टार्ट होगी, केमिस्ट्री समझ आनी स्टार्ट होगी। एटलीस्ट माइंड में मान लिया कि आप पहले चैप्टर 2 पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 पढ़ रहे हो आप केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसके पीछे का रीजन हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो पता होगा ना कि यार अभी इसका सही वक्त नहीं है। अभी पढ़ लिया, रीड कर लिया, लेकिन इसको जब वो चैप्टर पढ़ लूंगा मैं, तो उसके बाद इसको पढ़ूंगा जरूर, या फिर वो चैप्टर तक पहुंचने के लिए जो प्री रिक्विसाइट है वो कंप्लीट करूंगा, फिर इसको करूंगा और फिर इससे ज्ञान लूंगा। क्योंकि हमें तो मार्क्स चाहिए कि यार अरे यार 33% पे तो कट ऑफ आ जाता है, 33% नंबर आ जाए किसी तरह, जेईई एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, और जब जेईई एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो वहां एटलीस्ट 33% आ जाए तो आईआईटी मिल जाएगा। तो 66% के अधूरे ज्ञान की वजह से, और कौन सा वो 33% हम नॉलेज वाला ज्ञान है, वो 33% भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाला ज्ञान है। हम चले हैं इंजीनियर बनने के लिए। मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मैकेनिक्स, मैंने ली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि 12th में है, और अब मैकेनिक्स के 33% की वजह से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने वाला हूं। तो मेरा बेस तो वैसे ही खोखला है, मैं कैसे ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म करूंगा, और कैसे मेरी इंजीनियरिंग भी एडवेंचरस बनेगी? नहीं बनेगी। वहां पर गलती क्या होगी, वहां पर प्रॉब्लम क्या होगी? बेस ही रेडी नहीं है। तो अब मैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैसे समझूंगा? और जब मैं वो समझूंगा ही नहीं, तो मैं नई इनोवेशन, नई डिस्कवरी कैसे कर पाऊंगा? और अगर मैं नहीं करूंगा तो ह्यूमैनिटी ट्रांसफॉर्म कैसे होगी? तो ऑब्वियसली इन दी एंड जो मेरा डिमांड होगा वो यहां पर, जहां मैं एक तरफ रिसर्चर बनना चाहता था बचपन में, ठीक है, और फिर थोड़े टाइम बाद मैं बिजनेसेस खोलना चाहता हूं पैसा कमाने के लिए, वहीं मेरी लास्ट में डिमांड रह जाएगी कि बस एक जॉब मिल जाए। उस जॉब की भागादौड़ी में हम लोग जाना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ाई की इस जर्नी में हमारा मोटिवेशन छोटा होता जा रहा है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट, हर चीज को जब आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ, आप खुद इतने बड़े हो चुके हो कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ चुकी है। आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको राइट ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत है, और उससे आप चीजों को सीख सकते हो। सीधी बात है, जो आता है, ठीक है, उसके जरिए ही नया ज्ञान मिलता है। लेकिन अभी मुझे आता ये है, मैं वहां का ज्ञान लेने चला गया, फिर यहां का ज्ञान ले रहा हूं, फिर वहां का ज्ञान ले रहा हूं, तो ये ऑर्डर ही अगर गलत होगा तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, अगर यहां पर क्या समझना है कि अगर मुझे फिजिक्स में कैलकुलस की नीड है तो मुझे कैलकुलस समझना होगा, और कैलकुलस पढ़ने से पहले मुझे यहां पर, अगर कैलकुलस पढ़ने के लिए मुझे फंक्शंस को समझना होगा, रिलेशंस को समझना होगा, तो मैं कैलकुलस पढ़ने से पहले वो पढ़ूंगा, यानी कि प्री रिक्विसाइट को फॉलो करना जरूरी है। इसीलिए मैं हर वीडियो लेक्चर जो भी बनाता हूं उसमें मैं प्री रिक्विसाइट जरूर बताता हूं, ताकि आप उस ऑर्डर को फॉलो कर सको। और बहुत से लेक्चर्स में 11th ग्रेड में, 12th ग्रेड के भी डाल देता हूं। क्यों डालता हूं? ताकि आपका ऑर्डर मेंटेन रहे, द राइट ऑर्डर मेंटेन रहे। हमें लेक्चर्स को, हम टीचर्स को ये ध्यान देना होगा कि हम राइट ऑर्डर में वीडियो बनाना स्टार्ट करें। हम बच्चों को यहां पर स्ट्रेस से रिलीफ दिलाना है। भाई हमारा काम क्या है? डॉक्टर का काम होता है पेशेंट का दर्द दूर करना, तो हम टीचर्स का काम है पढ़ाई को आसान बनाना। डिफिकल्ट की पिपुड़ी बजा के पढ़ाई को डिफिकल्ट बनाना हमारा काम नहीं है। और हमें यहां पर एक और बात को समझना होगा कि ये चीजें डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीजें हैं। दिस इज जस्ट वन थिंग कॉल्ड साइंस। अब यहां पर हम मैथमेटिक्स की एक मूलभूत बात को समझते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी दो पार्ट आएंगे। ठीक है, एक होगा आपका नोन रीजन, एक होगा आपका नोन रीजन, एक होगा अननोन रीजन। ठीक है, अननोन रीजन, अगर यहां पर आपको समझना होगा, नोन रीजन जो मैथमेटिक्स आपको आती है, अननोन मैथमेटिक्स जो आपको अभी नहीं आती है, तो यहां पर जो ये नोन रीजन है ये बन जाएगा आपका लैंग्वेज। आपको इस लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट करना है। ठीक है, और ये जो अननोन रीजन है
ये अभी आपका डिस्कवर करना है, तो ये अननोन रीजन चला जाएगा साइंस के अंदर। इन दोनों को और इसमें बायो भी जोड़ लो, ये बन जाता है आपका साइंस। ठीक है, साइंस के अंदर चला जाएगा। इट मींस आपको इस नोन की मदद से, ध्यान से समझना इस बात को, आपको नोन मैथमेटिक्स की मदद से ही आप साइंस के लॉज को डिस्कवर करते हो और अननोन मैथमेटिक्स को भी डिस्कवर करते हो। यानी कि अननोन मैथमेटिक्स साइंस के अंदर आता है और नोन मैथमेटिक्स लैंग्वेज के अंडर में आएगी, क्योंकि वो अभी आप जानते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको हमेशा ब्रेन में रखना है, क्यों रखना है? क्योंकि यही है द राइट वे। आपको कोई भी चीज डिस्कवर करनी है नेचर के अंदर, जस्ट ऑब्जर्व इट, फिर उससे मैथमेटिकली बात करो। नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, बायो में नहीं है। ठीक है, बायो में तो मोस्टली अभी के लेवल पर हम लोगों को उतनी मैथ्स नहीं लगानी पड़ती है, लेकिन उसमें लगती है मैथमेटिक्स, पूरी मैथमेटिक्स लगती है। तो यहां पर मान लो फिजिक्स का कोई फिनोमिना मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूं, इसका मतलब प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं है, प्रॉब्लम है कि अभी उस पार्ट के मैथमेटिक्स के जरिए जिससे आपको कम्युनिकेट करना है वो अननोन रीजन में है। तो पहले उस अननोन रीजन को फाइंड करो, यही बन जाता है आपका प्री रिक्विसाइट। और जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हो तो कभी नहीं गिरते हो, लेकिन ऐसे जंप मार मार के चढ़ोगे, ठीक है, सोचोगे कि एक बार 3 सीढ़ी जंप मार दूं, चलो काम चल गया, फिर आपने सोचा नहीं 10 सीढ़ी जंप मार लेता हूं, पक्का गिरोगे। तो वही गलती हमारी यहां हो जाती है। मैथमेटिक्स 2 सेक्टर्स में बटा है, नोन अननोन। ठीक है, अननोन वाला सेक्टर साइंस में जाएगा जो आपको डिस्कवर करना है, नोन वाला सेक्टर आपके लिए लैंग्वेज में जाएगा जिसके जरिए आप नेचर से बात करोगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, द राइट ऑर्डर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसको हम कैसे पहचानेंगे? देखो, एक लिस्ट बनाई जाए, ठीक है, तो हमारा पूरा जो सिलेबस है ना वो शफल हो जाएगा। 12th के कितने पार्ट 11th में आ जाएंगे। लेकिन यहां पर बात एक और आती है, एक और प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि मान लो मैथमेटिक्स की एक सिलेबस है, ठीक है, जिसमें मुझे ये वाले पार्ट की नीड पड़ रही है 11th के फिजिक्स में इस वाली जगह पे, लेकिन मैथमेटिक्स का ऑर्डर तो राइट है, तो उसको इसी टाइम पर पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पढ़ने में तो वक्त लगेगा। अब जब तक यहां नहीं पहुंच जाते तो क्या फिजिक्स स्टार्ट नहीं करेंगे? फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये चीज तभी स्टार्ट करो जब आपने इस चीज को जान लिया हो। अब यहां पर हमें स्टेटिस्टिक्स को देखना होगा। हमारा जो ये लंबा जर्नी है, इस पूरी जर्नी में वक्त कहां जाता है? मोस्टली हमारा वक्त जाता है क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि थ्योरी पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें ना, हम सिर्फ 5% टाइम देते हैं, 95% टाइम तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, और उसमें भी स्ट्रेस, क्योंकि ये तो इस पर डिपेंडेंट है, टाइम तो दे दिया, टाइम गया। लेकिन अगर मैं शुरुआत करूं ऐसे कि मैं सिर्फ टाइम दूं कॉन्सेप्ट को, नॉलेज को लेने में, क्वेश्चंस बाद में करता रहूंगा मैं, ठीक है, और यहां तक पहुंच जाऊं और फिर फिजिक्स को स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो उससे होगा क्या? कॉन्सेप्ट आ गया, नॉलेज मैंने ले ली है, क्वेश्चंस तो मैं कर ही लूंगा, ये फैक्ट है, क्वेश्चंस आप कर ही लोगे। ठीक है, और जब आप यहां पर नॉलेज को ग्रहण करके फिजिक्स को स्टार्ट करोगे तो यहाँ के भी क्वेश्चंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओवरऑल आपका स्ट्रेस पूरा का पूरा खत्म रहेगा, और जब स्ट्रेस होगा ही नहीं तो साइंस इंजॉयबल लगेगी, साइंस डूएबल लगेगी। और जहां आप एक तरफ दुनिया बदलने के सपने देखा करते थे, जो कि स्ट्रेस की वजह से थोड़े टाइम बाद बिजनेसेस बन जाएगा, और एक रियलिटी ये है कि थोड़े टाइम के बाद वो जॉब्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स कहता है कि ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जॉब्स के पीछे जाना पड़ता है। उन्हें जाना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ता है। माइनॉरिटी बिजनेस करती है, और वेरी फ्यू काउंटेबल लोग ही हैं जो रिसर्च में पहुंच पाते हैं। और ये वेरी फ्यू होना, नेशन को अगर ग्रो करना है तो इनका इंटरचेंज होना जरूरी है। मतलब ये यहां पर आए और ये यहां पर आए, ठीक है, इनका इंटरचेंज होना जरूरी है। हमें यहां पर इस चीज को देखो, समझो, अगर हम राइट वे में पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आईआईटी को साइड करो, आईआईटी साइड करो, ठीक है, क्योंकि अगर 1 लाख बच्चों ने सही नॉलेज ले ली तो भी आईआईटी 10,000 बच्चे ले सकता है ना, 90,000 बच्चों को तो वो ले ही नहीं सकता है, रिमेनिंग 90,000 बच्चों को। तो यहां पर देश का भला आईआईटी से नहीं हो रहा है, देश का भला इन 1 लाख बच्चों से हो रहा है, जिनके पास पूरी नॉलेज है। जिसकी वजह से कैसे चेक होगा? जब आईआईटी के कट ऑफ्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे कि यार इस बार तो सारे बच्चों ने नॉलेजेबल आंसर दिए हैं, बट सीट्स 10,000 हैं, तो यहां पर उन 90,000 बच्चों की वजह से, मान लेते हैं 10,000 बच्चे आईआईटी में गए, जहां उनको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, 90,000 नॉन आईआईटी में गए, और नॉन आईआईटी में कुछ एनआईटीज में भी रिसोर्सेज मिल जाते हैं। लेकिन चलो मान लो 70,000 बच्चे, 30,000 बच्चे आईआईटी एनआईटी कर दो, 70,000 बच्चे ऐसे कॉलेज में गए जहां रिसोर्सेज नहीं है, बट क्योंकि वो नॉलेजेबल हैं, वो राइट वे को फॉलो करते हैं, वो खुद ब खुद एक डिमांड क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो कॉलेजेस भी इवॉल्व करना उनकी मजबूरी होगी। और जब उनकी मजबूरी हो जाएगी, देखो, नॉलेजेबल पर्सन ना किसी से नहीं डरता है, हम डरते तब है जब हमारे पास अधूरा ज्ञान होता है। हमें हमेशा ये लगता है कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, हमेशा हम लोग शाइनेस फील करते हैं। दैट इज वाई हम लोग डर डर के जीते हैं, और जब हम डरते हैं तो हम डिमांड क्रिएट नहीं करते हैं, और जब हम डिमांड क्रिएट नहीं करते हैं तो उस चीज की सप्लाई हमें मिलेगी ही नहीं। अब ये 70,000 बच्चे, से फॉर एग्जाम्पल, मैं तो चाहता हूं कि 10 के 10 लाख बच्चे ऐसा करें, ठीक है,
लेकिन मैं एक रियलिस्टिक एग्जांपल देना चाह रहा हूं बस। तो मान लेते हैं 70,000 बच्चे डिमांड क्रिएट करते हैं, तो वो कॉलेज भी इवॉल्व करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, अब यहां पर सिर्फ 1-2 मार्क्स की वजह से हम आईआईटी नहीं जा पाए से फॉर एग्जांपल, तो भी क्या फर्क पड़ता है भाई? मेरे को नॉलेज लेनी आती है, मैं नेचर है ना सबसे बड़ा रिसोर्स, नेचर से ज्ञान ले ही तो रहा हूं। और कौन सा आईआईटी में अगर आप चले जाओगे तो आप आईआईटी से ज्ञान लोगे? नहीं, आईआईटी में जो रिसोर्सेज हैं वो आपको जस्ट हेल्प करेंगे, बेटर हेल्प करेंगे नेचर से ही ज्ञान लेने में। इट्स जस्ट कि आपके पास बस एक कैटलिस्ट की तरह आईआईटी काम करेगा और कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि हमारी मेजॉरिटी मानसिकता हाई पैकेज जॉब्स के लिए है, जो कि वही कुछ हजारों को ही मिलती है, ठीक है, लेकिन सब उसी के पीछे पागल हैं, ठीक है। इस वजह से आईआईटी भी जॉब मतलब हाई पैकेज जॉब्स ही प्रोड्यूस कर पाता है। बट हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अपने नेशन में बिजनेसेस। अब बिजनेसेस कौन से? आज की तरह के स्टार्टअप नहीं, जो बने बनाए बिजनेसेस की कॉपी बन के एज अ नेम ऑफ स्टार्टअप आ रहे हैं, नहीं। हमें बिजनेसेस ऐसे चाहिए जो वर्ल्ड जिन पर डिपेंड करे। ऐसे बिजनेसेस आएंगे तो वर्ल्ड मैप पे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, माफ करना बड़े शॉर्ट फॉर्म में बनाया है, ठीक है, और ये रिमेनिंग वर्ल्ड है, ठीक है। रिमेनिंग वर्ल्ड बिजनेसेस ऐसे जो कि ऐसे प्रोडक्ट पे को बना रही है जो कि रिमेनिंग वर्ल्ड इस पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। ध्यान से समझना इस बात को, ये बातें आपके लिए बहुत ही नई होंगी लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट बढ़ने से, ठीक है, इंडिया में आता है इनकम। इन तो हो ही गया है, इनकम दोनों का मतलब एक ही है, इन भी कम भी, ठीक है। इनकम जनरेट होनी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से इंडिया में बिजनेसेस ज्यादा पैसा कमाती हैं। और जब ज्यादा पैसा कमाना स्टार्ट करती हैं तो यहां पर ज्यादा टैक्स दे सकते हैं। ज्यादा टैक्स दे सकते हैं तो ज्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ओवरऑल जिसके जो बिजनेस कर रहा है उसका भी बेनिफिट है, और जो बिजनेस नहीं कर रहा है उनकी भी लाइफ इवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। अब बिजनेसेस ऐसा प्रोडक्ट कैसे बनाती हैं? साइंस के मेन मोटो के साथ इसको जोड़ेंगे अभी। बिजनेसेस जो हैं वो रिसर्चेस पे डिपेंड करती हैं, वो रिसर्च पे डिपेंड करती हैं कि यार कुछ एक नया ऐसा प्रोडक्ट निकाला जाए जिससे कि जिस पर दुनिया डिपेंड करे। अगर हमारे पास ब्यूटीफुल माइंड्स हैं, ब्यूटीफुल माइंड्स होंगे, ठीक है, जो कि डरपोक नहीं है, जो कि नए चैलेंजेस को लेना एक्सेप्ट करते हैं, जो राइट डायरेक्शन में पढ़ते हुए आए हैं, जिन्होंने साइंस सीखी है, जिन्होंने एक एंट्रेंस एग्जाम के पीछे अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करी है, वो ब्यूटीफुल माइंड्स, ठीक है, वो ब्यूटीफुल माइंड्स अब क्या करते हैं? इनको चाहिए फंड रिसर्च करने के लिए। तो बिजनेसेस जो अभी कमा रहे हैं उनसे वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी यहां देते हैं। से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे उन वैज्ञानिक का नाम नहीं पता है, लेकिन वो जापान के एक वैज्ञानिक हैं। पूरी दुनिया ने ये कह दिया था कि रेड एलईडी और ग्रीन एलईडी तो बनाया जा सकता है, लेकिन ब्लू एलईडी को बनाना नामुमकिन है। तो उस पर्सन ने जिन्होंने ब्लू एलईडी को बनाया है, उन्होंने 20 इयर्स तक रिसर्च करी और फाइनली ब्लू एलईडी को बना दिया, जिसकी वजह से हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 एलईडी आ गई। और रेड, ग्रीन, ब्लू से आप कोई भी कलर बना सकते हो। तो आज के टाइम के जो ये पतले पतले डिस्प्लेज हैं, ये किसकी वजह से, ये टेक्नोलॉजी किसकी वजह से मिल रही है? जापान के उस वैज्ञानिक की वजह से मिल रही है, ठीक है। अब उसको ये काम करने के लिए फंड कहां से मिला? बिजनेसेस की मदद से बना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बिजनेसेस ने पैसा दिया इस चीज पे, ठीक है, तो इनका खर्चा हुआ, लेकिन अब इसकी वजह से जो रिवॉल्यूशन आया, उस रिवॉल्यूशन ने, इस बिजनेस ने, अगर एग्जांपल लेते हैं 100 रुपए खर्च किए हैं, तो अब वो 100 रुपए के बदले करोड़ों रुपए कमा रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, अब पुराने जमाने में वो बड़े बड़े टीवीज की जगह पतली पतली डिस्प्लेज आ गई हैं, जिसको ट्रांसफॉर्म किया गया। कैसे? पूरी ह्यूमैनिटी ने उसको एक्सेप्ट किया कि यार इतने बड़े बड़े टीवी लेके कौन घूमेगा, अब पतले टीवी लेके हैं। लैपटॉप्स की स्क्रीन पतली हो गई, वरना कंप्यूटर्स बल्कि ही रह जाते, क्योंकि अगर कंप्यूटर भी पावरफुल होता, लेकिन अगर ब्लू एलईडी नहीं आती तो हम पतले डिस्प्लेज नहीं बना पाते, और कंप्यूटर को लैपटॉप में ट्रांसफॉर्मेशन होना नामुमकिन होता उसका, ठीक है। तो यहां से रिसर्चर्स वर्क करते हैं। साइंस आपको काबिलियत देता है ये करने की, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो इसकी वजह से आप ये भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से जिसने साइंस नहीं भी सीखी है, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, नहीं सीखी है, लेकिन उनको आप जॉब्स दे सकते हो। तो इंडिया में जॉब क्रिएशन भी हो जाएगा, लेकिन यहां पर अब मेजॉरिटी की जगह माइनॉरिटी है, यानी कि जो भाई जिनको जॉब की जरूरत, मतलब कम लोग हैं लेकिन डिमांड है, तो यहां पर कोई भी इंसान मतलब जॉबलेस नहीं रहेगा, क्योंकि अब लोगों की संख्या यहां पर कम हो चुकी है, बिजनेसेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें जॉब के लिए ज्यादा वर्किंग फोर्स चाहिए। और अब ध्यान से समझना, वर्ल्ड का वर्क फोर्स हम यहां पर बुलाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए वर्क फोर्स कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इस तरह के देश जो हैं वो उनके लिए वर्क फोर्स हैं। तो यहां पे स्विच क्या हो रहा है?
सही नॉलेज लेने से अब यहाँ पर इंडिया के लिए अदर कंट्रीज वर्क फोर्स बनेंगी और वो यहाँ पर आना स्टार्ट करेंगी। तो उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है, यानी कि वो अपने दिन रात देके हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रखेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी गिरी तो उनकी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। अब वो हम लोगों के लिए एक तरीके की फैन सर्विस देना स्टार्ट करेंगे और हमारी ग्रोथ में ही उनकी ग्रोथ छुपी होगी, यानी कि अब हम डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएंगे। आज हम डिपेंडेंट नेशन हैं और ये बात मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूं, क्योंकि यही सच्चाई है। अब रिसर्चर्स आते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं जो दुनिया में आज तक नहीं बने हैं, बिजनेसेस खुलते हैं, बिजनेसेस से जॉब्स आती हैं। हमारे पास तो माइनॉरिटी है तो सबको जॉब मिल गई है, कोई यहाँ पर भूखा नहीं सोने वाला है, और अदर कंट्रीज के लोगों का भी हम पेट पालना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी बूस्ट करेगी कि हमारी कंट्री यूं डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन से कब डेवलप्ड नेशन और वर्ल्ड डोमिनेंट नेशन बन जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। एंड दैट इज वाई हम लोगों को साइंस पढ़नी है। एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस नहीं पढ़नी है। राइट ऑर्डर को फॉलो क्यों करना है? ताकि साइंस मजेदार बने। हमें साइंस क्यों पढ़नी है? ताकि हम नेशन को डेवलप कर सकें, हम उन सपनों को साकार कर सकें जो सपने हम लोगों ने बचपन में देखे हैं। आज के टाइम पे बहुत से बच्चे साइंस की दुनिया में होंगे जिन्होंने बचपन में ये सोचा था, यार साइंस कितनी मजेदार दुनिया है ना यार, स्पेस में जाना, मंगल ग्रह पर जाना, स्टार्स तक गैदरिंग करना, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया को एक्सप्लोर करना, छोटे बन जाना, बड़े हो जाना, ये सब चीजें बचपन के सपने थे। लेकिन हमारी डिमांड गलत है ना, हमारा एनवायरनमेंट जॉब के लिए पागल है ना, इस वजह से हम सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर जीना स्टार्ट कर देते हैं कि सर्वाइवल के लिए ये वाली जगह मेजॉरिटी हो गई है, ये माइनॉरिटी हो गई है, और यहाँ तो वेरी फ्यू है। इसकी तादाद बढ़ेगी तो इसकी तादाद बढ़ेगी, और इसकी तादाद बढ़ेगी तो इसकी तादाद कम हो जाएगी इंडिया में, अपने नेशन में। लेकिन तादाद इसकी भी बढ़ेगी, इसकी बढ़ी, इसकी बढ़ी, इसकी और बढ़ी, लेकिन अपने पास तो माइनॉरिटी होगी ना। अपने पास जब माइनॉरिटी होगी तो हम अदर नेशंस को यहाँ बुलाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ज्यादा है, हमारी करेंसी भी ताकतवर होगी और हम उनको ज्यादा पे कर पाएंगे, तो तभी तो लोग आएंगे हमारे पास, और इसी तरह हमारा नेशन ग्रो करना स्टार्ट करेगा। हमें हमारे देश से पैसा जाएगा नहीं, हमारे देश में पैसा आएगा। इसलिए हमें साइंस पढ़नी है। पढ़ाई के जरिए हमें इतनी बड़ी ताकत मिल रही है, लेकिन हम वो कमजोरों वाली ताकत ले रहे हैं। अपनी जिंदगी के 25 साल हम लोग पढ़ के घिस देते हैं दूसरों के सपने पूरे करने के लिए। और अब मैं एक फैक्ट बताता हूं, राइट ऑर्डर को फॉलो करने से साइंस आपकी कितनी ही मुश्किल हो सकती है, 2+2=4 जितनी मुश्किल हो सकती है। अब अगर साइंस इतनी ही आसान है और मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, पॉइंट को समझना, मैं इतनी ज्यादा मेहनत करके भी अगर वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी डायरेक्शन गलत है। अगर इतनी मेहनत कर लूं मैं सही डायरेक्शन में, जितनी मेहनत हम जॉब के लिए कर रहे हैं, बस एक सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, इतनी मेहनत सही बता रहा हूं, इतनी मेहनत अगर मैं अपने लिए कर लूं, राइट डायरेक्शन में कर लूं, तो मैं ह्यूमैनिटी को कम से कम 10 बार इवॉल्व कर सकता हूं। सोचो आपके अंदर कितनी ताकत है, लेकिन वो ताकत गलत जगह यूज हो जा रही है, और कुछ नहीं है। इट्स लाइक कि मैं एक जमीन को खोद रहा हूं इस उम्मीद में कि यहां से हीरा निकलेगा, लेकिन हीरे की खदान कहीं और है। ठीक है, जहां सिर्फ 1 मीटर खोदूं तो शायद हीरा निकल जाए, लेकिन मैं खोद ऐसी जगह रहा हूं कि मैं चीरते चीरते धरती का सीना दूसरे एंड पे भी निकल जाऊंगा तो भी शायद हीरा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गलती क्या है? गलती है राइट डायरेक्शन की, राइट प्लेस की, उस राइट बात को हमारे समझने की कि साइंस क्या है। ठीक है, साइंस हमें क्या दे सकता है, लेकिन हम साइंस से क्या ले रहे हैं, मैथमेटिक्स से हम क्या ले रहे हैं। हमें जरूरत है रिसर्च की, हमें जरूरत है इनोवेशन की, हमें जरूरत है ट्रू इंजीनियरिंग की, आज के समय की तरह डिग्री होल्डर्स की नहीं। हमें डर के थोड़ी पढ़ना है यार, हमें तो अपनी छाती चौड़ी करके इस बात को फील करना है कि यस हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं साइंस को, और हम साइंस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म कर सके, हम दुनिया में अपने आप को डोमिनेट कर सके, हम पूरी दुनिया को नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी को हम इवॉल्व कर सके। साइंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं, और इस बात का प्राउड होना चाहिए हमें, इस बात का घमंड होना चाहिए हमें। लेकिन हम लोग डर के जी रहे हैं। हम लोग बस ये जो पुराने लोगों को देखते हैं ना, अरे साइंस में आने के बाद 11th में आने के बाद मार्क्स घट जाते हैं। अरे साइड करो मार्क्स को यार, मार्क्स आपकी लाइफ नहीं है, नॉलेज आपकी लाइफ बनाएगा। एक एंट्रेंस एग्जाम आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ आपकी नॉलेज बनाती है। और इस बात से क्या आप डिनाई करोगे कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके मार्क्स कम आएंगे? नामुमकिन है। इस बात से आप डिनाई कर सकते हो कि आपके पास नॉलेज है और आप कामयाब नहीं बनोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये परम सत्य है। कि आप इस बात से डिनाई कर सकते हो कि आपके पास नॉलेज है और आपके पास भूख है और नॉलेज को लेने की, तो आप ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे? आप कर दोगे। इट्स जस्ट कि डायरेक्शन को सही करना है, ऑर्डर को सही करना है। शुरुआत
इस ऑर्डर को सही करने का बड़ा सिंपल सा रास्ता है, पहले शुरुआत मैथमेटिक्स से करो। मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करो एज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। वो भी कैसे? जो नोन है उसके जरिए अननोन मैथमेटिक्स को ढूंढो। फिर आपके कुछ दिनों में, यानी कि 10-15 दिनों के अंदर आप मैथमेटिक्स को एज द लैंग्वेज ऑफ नेचर फील करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद आप फिजिक्स को स्टार्ट करो नेचर के लॉस को डिस्कवर करने के लिए, डिराइव करने के लिए नहीं। देयर इज नथिंग लाइक डेरिवेशन। इस दुनिया में हम ह्यूमंस ने कुछ बनाया क्या जो डेरिवेशन एग्जिस्ट करेगा? डेरिवेशन एक नाम है कि आप यहां से यहां तक पहुंचे कैसे, उस प्रक्रिया को डेरिवेशन कहते हैं। बट कहीं ना कहीं हम लोगों को डेरिवेशन ऐसी लगने लगी है कि हमने ये बना दिया है। ऐसा नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक डेरिवेशन। हर चीज एक डिस्कवरी होती है। फिजिक्स की दुनिया में चीजों को खोजो, केमिस्ट्री की दुनिया में चीजों को खोजो। शुरुआत मैथमेटिक्स से होगी, देन फिजिक्स को आप एक्सप्लोर करोगे एंड देन केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करोगे। बेशक आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स अनऑर्डर्ड होने की वजह से, मतलब फिजिक्स पर उसकी डिपेंडेंसी होने की वजह से वो बात आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इसको क्यूरियोसिटी की तरह लो ना यार, ऐसे कि यार सही से फिजिक्स पढ़ता हूं क्योंकि केमिस्ट्री का ये पार्ट बड़ा मजेदार है। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया, जहां पर क्वांटम नंबर्स आते हैं, जहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, एस पी डी, ये एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इस तरह की चीजें आ रही हैं। ये कैसे ओवरलैप कर रही हैं, मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल कैसे बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो उस क्यूरियोसिटी के लिए अभी शुरुआत बेशक मैंने मैगजीन को रीड करने की तरह कर दी है, लेकिन क्योंकि मुझे फिजिक्स को सही वे में पढ़ना आता है, फिजिक्स को सही वे में पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स सही वे में पढ़नी आती है, तो एक दिन मैं इसके लायक बन जाऊंगा। और जैसे ही बनूंगा इसको मैं राइट वे में एक्सप्लोर करूंगा, ताकि मैं वो खोज सकूं जो आज तक खोजा नहीं गया है, ताकि मैं इंडिया को, अपने नेशन को वहां पहुंचा सकूं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा पाया है। पढ़ाई ऐसे करनी है हमें, इस बात को हमें समझना है। और अगर नहीं समझे तो हमारा इंडिया अपनी लाइफ काट रहा है। गवर्नमेंट्स भी नेशन को डेवलप नहीं कर सकती हैं जितना एज अ स्टूडेंट आपका राइट एटीट्यूड, राइट मोटिवेशन हमारे देश को ड्राइव कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई अगर मेरे अकेले को इवॉल्व नहीं कर पाई तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? अगर मुझे सिर्फ जॉब ही करनी है, ध्यान से समझना, अगर मुझे सिर्फ जॉब ही करनी है तो क्यों 25 साल मेहनत कर रहे हो? एक सेट ऑफ स्किल सीख लो, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि बिजनेसेस काम कैसे करते हैं? बिजनेसेस ने सोचा यार मुझे एक कर्व्ड फोन बनाना है, एग्जांपल लेते हैं, कर्व्ड फोन बनाना है। अच्छा, वो लोग ग्लास को मोड़ने में उनको स्किल्स है, तो ग्लास को कर्व कैसे बनाना है ये काम उनको दे देते हैं। ठीक है, इसकी चिपसेट को छोटा करना होगा ताकि कर्व के साथ वो क्लैश ना करे, चिप बनाने का काम इनको दे देते हैं, असेंबली का काम उनको दे देते हैं। अच्छा, इसमें मुझे इतने रुपए का खर्चा आएगा, इसमें मुझे उतने रुपए खर्चा आएगा, इसमें मुझे उतने रुपए खर्चा आएगा, टोटल खर्चा इतना, तो मैं जो प्रोडक्ट बनेगा उसको उस उतने रुपए का बेचूंगा ताकि मेरा मार्जिन भी आ जाए। तो थिंकर ने, जो नॉलेजेबल पर्सन है, उसने सिर्फ सोचा, काम जॉब वाले लोगों ने किया, और फिर इनकी मेहनत आना मिल गई। लेकिन कमाया किसने? अर्निंग किसने करी? अर्निंग करी उस थिंकर ने, सोचने वाले ने, उस आइडिया जनरेट करने वाले ने। अब इसने आइडिया जनरेट किया, ठीक है, इसके पास, क्योंकि इनके पास एक लिमिटेड मनी आई, बट इसके पास करोड़ों कस्टमर से अनलिमिटेड मनी आई। थोड़ी थोड़ी आई, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी ही करोड़ों लोगों से आई, तो वो करोड़ों में पहुंच जाती है। अब इन करोड़ों रुपए का कुछ हिस्सा इनको काम देने में वो लगा के रखता है, कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, और कुछ हिस्सा रिसर्च इसको फंड करता है, क्योंकि रिसर्च की वजह से ही नए इनोवेशन आते हैं। एंड दिस इज हाउ आवर कंपनीज ऑपरेट। बट क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जनता जॉब्स ओरिएंटेड है, तो इनकी कमी है। जब इनकी कमी है, बिजनेसेस और रिसर्च की कमी है, तो ऑब्वियसली हम इवॉल्व करेंगे नहीं करेंगे। ये रियलिटी को फील करो यार, ठीक है, तभी तो। अब आप खुद सोचो, इन दी एंड हम कमाना ही चाहते हैं, ठीक है, यहां कम है, यहां उससे ज्यादा है, यहां बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहां पर अगर आप सिर्फ डिपेंडेंट रिसर्च कर रहे हो, किसी के साथ जुड़ के कर रहे हो, तो भी आप बहुत ज्यादा कमाओगे। लेकिन अगर आप रिसर्च करके अपना ही बिजनेस खोलते हो, बेशुमार पैसा कमाओगे। कौन रोक सकता है आपको? इनोवेशन इज द की फॉर इवोल्यूशन, जस्ट सर्वाइवल। ह्यूमन लाइफ बड़ी मुश्किल से मिली है, एटम्स का एक जमावड़ा ही तो है जो सोच सकता है। जब ये मौका मिला है तो अपनी लाइफ को एडवेंचर के साथ भरने में क्या प्रॉब्लम है? भर लेते हैं ना, एंजॉय कर लेते हैं ना। एक एंट्रेंस एग्जाम के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगी में साइंस के असली मजे को क्यों खोना है? और हम लाइफ मजा करने के लिए जीते हैं या स्ट्रेस होने के लिए जीते हैं? अब 3 पीढ़ी के बाद हमें वैसे भी कोई याद नहीं रखता है, सीधी बात। हमें अपने परदादाओं के बारे में कुछ नहीं पता है, भूल गए। उन्होंने भी तो 80, 90, 100 साल की जिंदगी काटी होगी ना, उन्होंने भी तो संघर्ष किया ही होगा ना। बट उनके संघर्ष को हम लोग फील भी करते हैं? नहीं करते हैं। हम भी 3 पीढ़ी बाद भुला दिए जाएंगे, और याद भी कौन रख रहा है? हमारे अपने रिलेटिव्स ही तो याद कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ उठते बैठते हैं बस। लेकिन अगर इन 100 सालों में जो आपकी लाइफ स्पैन है, इस लाइफ स्पैन में आप ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करते हो, आइंस्टाइन सर को गुजरे हुए बहुत टाइम गुजर चुका है, 4-5 पीढ़ियां आ चुकी हैं, अब नई जनरेशन आ चुकी है, बट स्टिल पीपल नो हु आइंस्टाइन वाज। सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, हाइगन्स, आर्यभट्टा, रामानुजन बहुत पहले गुजर चुके हैं। बट ये सिविलाइजेशंस के आएंगी जाएंगी, नई नई सिविलाइजेशंस बनेंगी, तब भी इनको याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने
इन्होंने लाइफ नहीं काटी, इन्होंने लाइफ जी है, इन्होंने ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म किया है। हर कामयाब इंसान जिंदगी को जीने का तरीका दिखाता है, ठीक है, चाहे वो साइंस की दुनिया में हो, क्रिकेट की दुनिया में हो, फुटबॉल की दुनिया में हो, फाइटिंग की दुनिया में हो, किसी भी दुनिया में हो, वो लाइफ इंजॉय करता है। उसकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, पर वो उसके अपने स्ट्रगल होते हैं अपने बड़े सपने को अचीव करने के लिए। आम आदमी की तरह नहीं कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, बस सोसाइटी में बस किसी तरह मेरी पहचान बनी रहे उस चीज के लिए कि यार उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, चलो ईएमआई उठाता हूं, बड़ी गाड़ी ले लेता हूं, बस एक सिंबल, स्टेटस सिंबल बनाने के लिए, जो कि नॉलेज के जरिए आप इतना विशाल बना सकते हो ना कि आपको अब चीजों को बाय नहीं करना होगा। अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए आपका नाम ही काफी होगा। वो होगा असली सिंबल, असली अचीवमेंट। और वो लाइफ में उस चीज तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रेस आएगा ना, वो होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। वो आपको मोटिवेट करेगा और वो आपको खुश करेगा, अंदर से दुखी नहीं करेगा। एक स्ट्रेस होता है कि यार कुछ नहीं मिल रहा है लाइफ में, ठीक है यार, 1 लाख रुपए की जॉब लग गई है, 2 करोड़ का घर लेना है, ईएमआई पे उठाते हैं, क्या करें। एक होता है ये वाला स्ट्रेस जो आपको परेशान करता है, एक होता है ये वाला स्ट्रेस कि यार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक एग्जांपल के फॉर्म में ले रहा हूँ, मैं थोड़ा साइंस ज़्यादा पढ़ता हूँ इस वजह से साइंस के एग्जांपल ज़्यादा निकलते हैं, बट हर फील्ड के अंदर होता है ये। मैं इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में 0 टाइम लेते हैं, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन्स तो एक पार्टिकल हैं। तो सोचना स्टार्ट किया, अब यहाँ पर मुझे स्ट्रेस हो रहा है मेरी नॉलेज का अभाव का स्ट्रेस। उस अभाव को पूरा करने के लिए जब मैं खोजें करना स्टार्ट करूंगा तो वो जर्नी भी इंजॉयबल है, और उन खोज को करने के बाद जब मैं वो खोज कर लूंगा तो जो चीज मैं खोज कर निकालूंगा वो पूरी ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लायक होगी। और जब होगी तो वो मजा ही देगा ना आपको। वो रिसर्च कैसे कैसे बिजनेसेस खड़े करेगी और कैसे कैसे बिजनेसेस से कितनी ज्यादा रॉयल्टी और कितनी अच्छी लाइफ हम अचीव करेंगे। लाइफ में पैसा आना, ठीक है, हम लोग एंड रिजल्ट को देखते हैं बस कि पैसा है पैसा है पैसा है, नहीं, वो जर्नी भी इंपॉर्टेंट है। जब जर्नी आपकी राइट डायरेक्शन में होगी ना तो पैसा भी आएगा, नाम भी होगा, रॉयल्टी भी मिलेगी, और आप हर वो सपने पूरे कर पाओगे जो आपने बचपन में देखे थे। बचपन सपना देखने के लिए क्यों होता है पता है? क्योंकि बचपन में हम काबिल नहीं होते हैं, हम वो काम कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो ये जर्नी होती है ना पढ़ाई की, ये जर्नी हम लोग किस लिए चुनते हैं? अपने आप को काबिल बनाने के लिए। लेकिन अगर हम काबिल ही नहीं बन पाए तो इस जर्नी में भी मजा नहीं आया और इस जर्नी के बाद भी मजा नहीं आएगा। लेकिन इस जर्नी में अगर हम अपने आप को काबिल बनाते हैं तो जर्नी में भी मजा आ रहा है क्योंकि हमारी काबिलियत बढ़ रही है। और उसके बाद जब हम अगली जर्नी में जाते हैं जो कि ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है, क्योंकि हम काबिल हैं, हम कर सकते हैं, तो उस जर्नी में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बना रहेगा कि यस आई विल डू वन डे। और जिस दिन वो वन डे आएगा उसके बाद भी मजा, उस जर्नी में भी मजा। तो ये है लाइफ, एंजॉय करने के लिए है, क्यों परेशान होना है। हम बड़ी इंजॉयमेंट नहीं ले पाते इसीलिए छोटे मोटे इंजॉयमेंट में ही अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं। फोटो खिंचवा लिया, अच्छा पिज्जा खा रहे, पिज्जा की फोटो खींच के स्टेटस लगा दिया, ट्रेन में जा रहे, ट्रेन के स्टेटस लगा दिया, उसमें इन्हीं सब चीजों में उलझे पड़े हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मैट्रिक्स बनता जा रहा है, ठीक है, कि बड़ी खुशियों के छोड़ के छोटी छोटी में ही, और सही मायने में ये खुशियां नहीं है, ये खुशियां है भी नहीं, क्योंकि यहाँ अचीवमेंट है ही नहीं। यहाँ पे बस ये है कि हाँ हम इन चीजों के उपभोक्ता हैं, हम इनका प्रयोग कर पा रहे हैं, एक स्टेटस सिंबल बनाने का है बस, और कुछ नहीं, रियलिटी, ठीक है। तो साइंस पोटेंशियल देगा और उस पोटेंशियल को पाने के लिए आपको यूज करना है द राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली आपको मैथमेटिक्स से शुरुआत करनी है, देन फिजिक्स पे अप्रोच करना है, देन केमिस्ट्री की तरफ जाना है। और इतने मैच्योर आप हो कि जब आप ये पढ़ रहे हो, बुक्स में भी लिखा होता है इसको जानने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं भी लिखा है हम खुद देखेंगे, अच्छा कैलकुलस लग रहा है, कैलकुलस पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ने के फंक्शन लग रहा है, फंक्शन पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं। हमें उस ऑर्डर को फॉलो करना है। शुरुआत में एक और रियलिस्टिक प्रॉब्लम बता देता हूं, हमारे इंस्टीट्यूशंस तो अपने ही ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ऑर्डर ब्रेक करना है। और उस ऑर्डर को ब्रेक करने की वजह से शायद आप स्कूल से थोड़ा सा पीछे चलो इनिशियल डेज में, लेकिन वहां पर आप अपने आप को एक पॉजिटिव बात कहना, भाई साफ बात, ठीक है, स्कूल में बच्चे आते हैं चले जाते हैं, कोचिंग में बच्चे आते हैं चले जाते हैं, दे डोंट केयर एट ऑल, ठीक है। और कोई आपका क्यों केयर करेगा भाई? आपकी जिंदगी है, मेरी जिंदगी थोड़ी है, ठीक है, हम अपने फ्लो में चलेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़े टाइम पीछे रह के सही ऑर्डर को पढ़ के उनसे तेजी से आगे निकल सकता हूं तो मैं वो थोड़ा टाइम पीछे रहने को तैयार हूं, ठीक है। क्योंकि सही ऑर्डर में अगर मैं स्कूल का ऑर्डर भी फॉलो कर रहा हूं, मतलब करंट सिलेबस को भी फॉलो कर रहा हूं, तो भी मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। फैक्ट बता रहा हूं, 11th में नहीं आते हैं नंबर, ठीक है, नंबर आ ही नहीं रहे हैं, तो भाई सही ऑर्डर फॉलो करके भी नंबर नहीं लाता हूं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा रहेगा ना, रट के नंबर ला के मेरा 1% का फायदा नहीं होने वाला, फैक्ट है ये, ठीक है। और वैसे भी नंबर आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस मिथ को डालने से अच्छा कि साइंस मुश्किल है, मैथ मुश्किल है, इट्स बेटर कि मैं शुरुआत में नंबर नहीं लाता हूं और एटलीस्ट मुझे अंदर से खुशी रहेगी, मैं राइट ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूं ना, इस वजह से शुरुआती यानी कि, और शुरुआती भी कितना, 1 से 1.5 महीना, इस 1 से 1.5 महीने मेरे नंबर नहीं आ रहे, लेकिन फिर आएंगे। हमारा सिस्टम ऐसा है ना, 1 से 1.5 महीने के अंदर इतने एग्जाम ले लेता है कि हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। यार 10th तक तो मेरे 90% आते थे, 11th में
पास होने के लाले पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, थ्रू आउट द जर्नी नंबर भी नहीं आते हैं। ऑर्डर फॉलो करोगे 1.5 से 2 महीना, मोटा मोटा 3 महीना, ठीक है, इस दौरान नंबर नहीं आएंगे, इसके बाद आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास नॉलेज है। और स्टेम वेदास के अंदर मैं लेक्चर्स जो आप लोगों के लिए एप्लीकेशन में अपलोड कर रहा हूं, वो राइट ऑर्डर में अपलोड करूंगा, आप उन चीजों को फॉलो करो। अब स्टेम वेदास, मैंने इस चीज को, एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, इंडिया में ऑन कैमरा बोल सकता हूं, ओनली 1 इंस्टीट्यूट है जो आईआईटी के लिए क्लेम नहीं कर रहा है। हाँ, थंबनेल्स के अंदर जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस आपको दिखेगा, ताकि बच्चे वहां पर आए, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं रियलिटी को ही, क्योंकि यहां पर अगर मैं डायरेक्टली ये बोल दूं कि साइंस के लिए आओ, कोई नहीं आता है, ठीक है। तो जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस लिखा है, और मैं ये बात खुल के आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि मैंने आपको झूठ बोला है, मैं सत्य बता रहा हूं। स्टेम वेदास के एप्लीकेशन के जरिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देना चाहता हूं, ठीक है। नॉलेज होगी, नंबर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। स्टेम वेदास के एप्लीकेशन से आपको नॉलेज मिलेगी। हम जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम नॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, सीधी बात, ठीक है। नॉलेज है, आईआईटी का पेपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम अपनी नॉलेज को टेस्ट कर रहे होंगे, हम क्वेश्चंस के जरिए नॉलेज टेस्ट भी करेंगे और नॉलेज एक्स्ट्रा लेंगे भी। हमें ये नहीं करना है कि यार क्वेश्चन है कैसे किया जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, हम लोगों को ये पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, और मैं सच बोल रहा हूं, ये ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, चाहे इस दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, और इसके आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, मान लो ये a, b है, ये c, d है, तो इस सर्कल की इक्वेशन बनाने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, वो है x माइनस ए, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाला x माइनस सी प्लस y माइनस बी और मल्टीप्लाई y माइनस डी, ये कर दो, सर्कल की इक्वेशन आ गई। देखो 30 सेकंड में आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन हो गया। लेकिन क्या नॉलेज मिली आपको? कुछ नहीं मिली, ठीक है। इसके जरिए क्वेश्चन हो गया, पेपर निकल गया, मान लो, चले गए, वैसे भी कितनों का ही निकलता है, ठीक है, कट ऑफ कितना लो है, चले गए, ठीक है। रियल लाइफ में आपको इसका मीनिंग पता ही नहीं है, अधूरा ज्ञान, किसी काम का नहीं, अधूरा क्या, जीरो ज्ञान। आपको सिर्फ ये पता है सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, नहीं पता। अब अगर इसको मैं देखूं, मैं अपने 9th ग्रेड की नॉलेज को यूज करूं कि एक डायमीटर होता है, ठीक है, और यहां पर अगर सर्कल पे कहीं पर भी आप उनको टच करोगे, ठीक है, तो आपको यहां पर क्या मिलता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल मिलता है। और ये कैसे ढूंढा हमने? ऑब्जर्वेशन से ढूंढा। कैसे ढूंढा? ऑब्जर्वेशन से ढूंढा। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन। फिर मैंने क्या किया, इसका एक वेक्टर बना लिया, इसका एक वेक्टर बना लिया, x, y ले लिया। अब वेक्टर अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर 11th ग्रेड में नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, वेक्टर का भी ज्ञान हम लेंगे, ठीक है। तो x माइनस ए आई कैप, ठीक है, प्लस y माइनस बी जे कैप, इस तरीके से मैंने ये वेक्टर बनाया, ये वेक्टर बनाया, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो 0 आएगा। और उससे हमने ये डिस्कवर किया है, वेक्टर किस चीज में यूज होता है, मोशन में यूज होता है, डायरेक्शन के लिए यूज होता है, क्वांटिटी विद डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यहाँ पर मोशन में, फिजिक्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। पूरी नॉलेज को अगर हम लेंगे, ठीक है, इसको मैंने ज्यादा इलेबोरेट इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी आपने वो चीज पढ़ी नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझो, एक तरफ आप ये फॉर्मूला याद करोगे, एक तरफ आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे, ज्यादा टाइम लग रहा है कंपेयर टू दिस, लेकिन एक्चुअली में ना आपको लग रहा होगा ज्यादा एक्सप्लोर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, बट फैक्ट ये है कि जब इतना याद करोगे तो कितना याद करोगे, ऐसे ऐसे तो हजारों आने वाले हैं, 1000 में से 10% याद रहेगा, यानी 100 फॉर्मूले याद रहेंगे, 100 फॉर्मूले याद रहेंगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा तो 10 ही नंबर आएंगे, फेल तो वैसे भी हो गए। एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हो, थोड़ा सा स्लो चल रहे हो, लेकिन पूरी नॉलेज ले रहे हो, और जब पूरी नॉलेज ले रहे हो, एंड में जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, 100% ज्ञान के साथ जाओगे, और 100% में से आपके प्लस मतलब वो सिली एरर्स को अगर हटा दिया जाए तो भी आप 90% सही करके आओगे, और 90% सही करके आओगे, 100 में से 90 नंबर आएंगे, वो प्योर नॉलेज के नंबर होंगे, ठीक है। 10th तक 100 में से 90 नंबर आप रट के ला सकते हो, ठीक है, लेकिन अब नहीं ला पाते हो, क्यों? क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्वांटिटी क्यों बढ़ जाती है? मिथ है ये, क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी बहुत छोटा है। राइट डायरेक्शन को फॉलो करने से, फास्ट पेस में फॉलो करने वाला बच्चा 150 दिन में कंप्लीट कर सकता है, स्लो पेस में फॉलो करने वाला बच्चा 300 दिन में कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं पीसीएम तीनों की, और वो भी 11th 12th दोनों मिला के बोल रहा हूं। और 300 दिन में भी 1 साल नहीं होता है, 365 दिन में 1 साल होता है, यानी कि लेस देन 1 ईयर में आप पूरा का पूरा 11th 12th का सिलेबस राइट डायरेक्शन में पढ़ सकते हो। और जब आपने ज्ञान हासिल कर लिया है, अब आप अपने लेवल को उठाना चाहोगे, क्योंकि आपके पास 2 साल हैं, आपने 1 साल में कंप्लीट कर लिया है, और नॉलेज लेना चाहोगे, जब आप अपग्रेडेड नॉलेज लेना स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ आपके लिए छोटी हो जाएगी। जैसे 11th में आते हो तो 10th आसान हो जाती है, या 10th में आते हो तो 9th आसान हो जाती है, सेम उसी तरीके से। और जब आपके लिए ये चीज़ें बड़ी सिंपल हो जाएंगी, तो फिर जब आप उस एंट्रेंस एग्जाम को देने जा रहे होगे ना, तो वो एंट्रेंस एग्जाम आप अपने नॉलेज के दम पर लिख कर आ रहे होगे, 10 ईयर्स के दम पे नहीं,
टिप्स एंड ट्रिक्स के दम पर नहीं, जहाँ पर कट ऑफ भी 100 नंबर आता है, नॉलेज के दम पर देकर आएगा। अगर इस देश के 10 लाख बच्चे नॉलेज के दम पर पेपर देकर आ रहे होंगे, सिलेक्शन अभी भी 10,000 का ही होगा, लेकिन अच्छी बात ये होगी ना कि नॉलेज सबके पास होगी। वो सही डिमांड क्रिएट करके सही सप्लाई ले लेंगे और इस देश का हर एक कॉलेज अपनी सर्वाइवल के लिए, अब कॉलेजेस पे बात आएगी, उनके सर्वाइवल के लिए उनको आपको वो सप्लाई देनी पड़ेगी, क्योंकि सप्लाई नहीं देंगे तो वो चल नहीं पाएंगे, और चल नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको आईआईटी वाले रिसोर्सेज को अपने कॉलेजेस तक लाना पड़ेगा, जिससे अच्छी नॉलेज, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी रिसर्चेस, बड़े बिजनेसेस, माइनॉरिटी में जॉब की रिक्वायरमेंट, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ जॉब को अदर कंट्रीज फॉलो करेंगे, अदर कंट्रीज के लोगों से पूरा किया जाएगा। हमारा नेशन खुशहाल नेशन बन जाएगा यार। अच्छी बात है कि नहीं है? साइंस की पावर को समझो। आईआईटी के लिए मत पढ़ना यार, सच बता रहा हूं, ठीक है? अपने लिए पढ़ो। आईआईटी बेस्ट होगा, लेकिन आप भी तो बेस्ट बन सकते हो ना। आप इतने बेस्ट बन जाओ कि आपके पास अब आईआईटी ही ऑप्शन बचे पढ़ने के लिए, ठीक है? आपको अपने नेशन को ड्राइव करने लायक बनो, जो कि आप बन सकते हो। और ये कितना मुश्किल है? 2 + 2 = 4 जितना मुश्किल है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कोई भी बड़े रिसर्चेस को देखता हूं ना, इंडिया में हो ही नहीं रहा है, फॉरेन में हो रहा है। हाँ, उसमें इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, बट हम इसी में चौड़े में आ जाते हैं, और इंडियन साइंटिस्ट के बिना तो कुछ नहीं होता। दे आर वर्किंग एज वर्कर्स, नॉट एज इंडिपेंडेंट थिंकर्स, नॉट एज अ पर्सन जिनको फंड मिला है और वो नेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इस बात को समझो। साइंटिस्ट एक डेजिग्नेशन नहीं है कि वो आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने से मिलेगी। साइंटिस्ट एक रुतबा है, एक पावर है जो आपके काम से आपको मिलती है। या हम लोग सोचते हैं कि हर चीज एक डेजिग्नेशन है, डिग्री होगी उसकी तभी वो मिलेगी, मैं अगर बीटेक करूंगा तभी मैं इंजीनियर कहलाऊंगा। गलत बात है भाई, बिल्कुल गलत बात है। दुनिया के बड़े से बड़ी कंपनियां जिनमें सारे डिग्री होल्डर्स काम करते हैं ना, उनके जो फाउंडर्स हैं ना, वो डिग्री होल्डर्स नहीं है, वो इंजीनियर्स हैं। काम करने वाले लोग डिग्री होल्डर्स हैं, उनको खुश रखा जाता है। भाई तू इंजीनियर है, चल तू ये नाम ले ले, कोई बात नहीं, खुश रह, तू इंजीनियर के नाम से खुश है, खुश रह, ठीक है? लेकिन जो एक्चुअल इंजीनियर है ना, वो इनोवेट करता है, वो काम नहीं करता है। काम करने वाले आईटीआई करते हैं, बीटेक नहीं, ठीक है? आईटीआई मत करना। इतने साल दे रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो। इतनी मेहनत कर रहे हो तो मेहनत राइट डायरेक्शन में करो, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन आए, ठीक है? ताकि आपको बस इतनी मेहनत करके भी अगर जॉब ही करनी है, ठीक है, काटनी ही है लाइफ, तो मत करो इतनी मेहनत। तो स्टेम वेदास के एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करना, अगर नहीं कर रखा है तो, एंड अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लेकर आना। स्टेम वेदास एडमिशंस के लिए नहीं पढ़ाएगा, फैक्ट बता रहा हूँ, क्लियर बात बोल रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाएंगे। और यहाँ पर आपके फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का और केमिस्ट्री का जो टीचर है वो सिर्फ एक ही है, मैं ही रहने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ, मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, मैं साइंस का टीचर हूँ। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब आती है। जब एक बच्चा सब कुछ पढ़ सकता है तो एक टीचर को भी सब कुछ जान सकता है। हमारे पास एज की वजह से आपसे ज़्यादा मैच्योरिटी है, तो हम चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन एज अ टीचर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम बस टीचिंग में भी हमारा फियर ही चल रहा है, अरे नहीं यार एक सब्जेक्ट को मास्टर कर लो। तो फिजिक्स वाला क्या बोलेगा कि मैथमेटिक्स वाले जो सवाल है वो मैथमेटिक्स वाले सर से पूछना, ठीक है? मैथमेटिक्स वाला क्या बोलेगा, फिजिक्स वाले सर से पूछना। जो वहाँ पे अगर फिजिक्स की नीड आ गई, तो अगर कोई प्रॉब्लम सम ऐसा आ गया जिसमें रियलिस्टिक सिचुएशन है, नहीं, फिजिक्स वाले से ही पूछना। तो ऐसा ही हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये एक है। इसको यूनाइट रहने दो, इनकी यूनिटी में ही असली पावर है। इनको अलग अलग कर दोगे, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एकता में बल है, आपने सबको अलग कर दिया, कोई एकता नहीं रही, बल भी खत्म हो गया, और फिर हमारे पास यही बचेगा, जॉब्स। ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है? जब आता ही नहीं होगा तो क्या करोगे? जॉब ही करना पड़ेगा। सो लेट्स टुगेदर ट्रांसफॉर्म द नेशन, ठीक है? स्टेम वेदास एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टली बोल सकता हूं, जो साइंस पढ़ाएगा आपको, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए फोकस नहीं करेगा, वो निकल जाएगा। हम ऐसे साइंस पढ़ेंगे ना कि एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है? आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम राइट डायरेक्शन फॉलो करेंगे, हम राइट ऑर्डर फॉलो करेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। और ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, इसको आपको समझना होगा, फील करना होगा। और अगर आपको ये बात सही लगती है तो पूरे नेशन को ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस बात को आप स्प्रेड करना, ठीक है? ताकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें जहां ब्यूटीफुल माइंड्स की एक आर्मी हो, और ये आर्मी यहां पहुंचे, यहां, जिससे ये हो, और ये वाली चीज फिर से बोलूंगा, माइनॉरिटी में आ जाए, ठीक है? ये हमारा मेन एम है। हमारा एम ये नहीं है कि हमने 5,000 सिलेक्शन करा दिए, 6,000 सिलेक्शन करा दिए। हमारा एम बड़ा लंबा है, क्योंकि इसमें एक साल में तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन 10 साल में भी हो जाए ना। 10 साल में अगर इन चीजों को हम शिफ्ट करके यहां ले आए, इस मेजॉरिटी को यहां ले आए, माइनॉरिटी को यहां ले गए, दैट इज व्हाट वी एम फॉर। स्टेम वेदास इसको एम कर रहा है, और इसके लिए साथ बिल्ड करना होगा, एकता बनानी होगी, कम्युनिटी बनानी होगी, साथ मिलके साइंस पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे, और चीजें
नोन अननोन से नोन में लेकर आएंगे। सिलेबस, इन द सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस जैसी चीजें यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ नॉलेज के लिए जो चाहिए, कब कौन सी चीज चाहिए, वही एप्लीकेबल है। दैट्स इट। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहां पर एंड करता हूं। ज्यादा बड़ी हो जाती है, बट लेक्चर्स तो एटलीस्ट 1 घंटे के तो होते ही हैं, तो उसके लिए मुझे हमेशा के लिए, फ्यूचर के वीडियो लेक्चर्स के लिए भी अभी से क्षमा मांग लेता हूं, तो उस चीज के लिए माफ करना। बट 1 घंटे की अगर कोई वीडियो लेक्चर है, ठीक है, इन केस आपको लगता है कि वो लंबी हो रही है, बीच में ब्रेक ले लेना, ठीक है, लेकिन पूरी चीजों को सीक्वेंस में ही देखना और एक साथ ही देखना, क्योंकि चीजें कनेक्टेड हैं और चीजें मजेदार हैं, और जब वो मजेदार हैं तो भाई मजा लेंगे पूरा उसका। ठीक है, दिस इज व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट। सो इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।